महिलाओं को कैंसर बहुत तेजी से हो रहा है और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कैंसर की शिकार हो रही हैं। लेट मैरिजेस, दिस इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। देर से बच्चे होने का कैंसर से क्या लिंक है? जैसे आप 30 साल से ऊपर हो जाते हो, पहला रिस्क फैक्टर वही हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, लेट चाइल्ड बर्थ। तो प्रेगनेंसी इज अ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज क्या कोई तरीका है कि पहले से महिलाओं को पता चल जाए कि हम खतरे पर हैं? आपका कोई पैदाइशी तिल या मस्सा है, उसका आकार बढ़ रहा है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। क्या कोई तरीका है कि बचा जा सके, पहले ही पता हो हम ये नहीं करें तो हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है? बहुत कुछ है, कुछ हम बचपन में ही ऐसा कर सकते हैं कि ये हुई ना। उससे क्या होगा कि आपको 8 से 9 तरह के कैंसर्स होंगे ही नहीं। अगर आप हफ्ते में 180 मिनट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से मरेंगे, वो रिस्क 50% कम हो जाता है। मुझे तो कैंसर नहीं हो सकता। मेरी ये सोच अपने ही बारे में कितनी सही है? इस भ्रम के साथ केवल आप नहीं, हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है जीती है, और लगभग 40-50% कैंसर तो हम खुद कमाते हैं अपने लिए। ये बीमारी कभी भेदभाव नहीं करती किसी में, हर एक के शरीर में कैंसर बनता है, आपके मेरे। हमारी बीमारी अंदर से हमारे देश में कैंसर के बारे में सबसे अच्छी बात, ये मुझे नहीं हो सकता। दूसरी सबसे खराब बात, एक बार हो जाए तो फिर तो मरना तय है, कोई रास्ता नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत है। और इन दोनों ही बातों में क्या गलत है, इसमें सही क्या होना चाहिए, कैंसर की जर्नी कैसी होती है, आप उससे बचें कैसे, आपकी सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए आज हम ये विशेष पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कनिका सूद शर्मा हैं, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में डील करती हैं, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो ये कि मुझे तो कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये सोच अपने ही बारे में कितनी सही है? आई थिंक इस भ्रम के साथ केवल आप नहीं, हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है जीती है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी हमारे देश की है, क्योंकि हम इस माइंडसेट से रहते हैं तो हम टेस्ट कराते ही नहीं। क्योंकि एक माइंडसेट ये है कि अगर कुछ हो भी रहा है, जब तक दर्द नहीं हो रही तब तक नहीं जाना, जब तक वो अनबेयरेबल नहीं हो रहा तब तक नहीं जाना। तो वैसे ही एक भ्रम है कि हमें नहीं होगा क्योंकि हमारे परिवार में किसी को नहीं है। बट उल्टा है, लोगों को ये नहीं पता कि अनुवांशिकता या जेनेटिक्स तो केवल 2% कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 98% कैंसर्स तो फैमिली में रन ही नहीं करते हैं, और लगभग 40-50% कैंसर तो हम खुद कमाते हैं अपने लिए। वी अर्न आवर कैंसर्स एट टाइम्स। तो सिचुएशन ये बैड है, यहाँ तक कि कैंसर के डॉक्टर्स तक को नहीं छोड़ता है। बहुत प्रमुख कैंसर के डॉक्टर्स जो कि देश में लाइफ चेंजिंग इक्विपमेंट लाए, खुद कैंसर जैसे रोग से गए हैं, क्योंकि ये बीमारी कभी भेदभाव नहीं करती किसी में। हर एक के शरीर में कैंसर बनता है, आपके मेरे। हमारी बीमारी अंदर से शरीर की इम्यूनिटी से कई बार दब जाती है। हमारे अपने सेल्स जो हैं, जो पुलिसमैन हमारी बॉडी में है, वो इन बैड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट कोई अनफॉर्चुनेट जिसमें वो नहीं हो पा रहा है, वो वर्ड कैंसर हो जाता है। तो इस भ्रम में जीना बिल्कुल गलत है। आई थिंक इस मिथ को बस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सालाना हेल्थ चेकअप केवल कैंसर नहीं, ऐसे भी एक नॉर्म होना चाहिए। आपको एक रूटीन बनाना चाहिए कि एक दिन मैं अपने लिए ज़रूर निर्धारित करूं जब मैं अपने सारे टेस्ट करा दूं। आप देखो, एयरपोर्ट पे आप जाते हो, आपकी लगेज स्क्रीन होती है ना जी, वो क्या ढूंढ रहे हैं? समथिंग डेंजरस। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नुकसान कर सकती है, अभी नहीं या भविष्य में। हमें समय पे पता चल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और भारत जैसे देश में, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमें नहीं होगा कुछ, ये मानना सही है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसको कैंसर होगा, किसको नहीं होगा, कौन कैंडिडेट बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन चेकअप के जरिए क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं? अब इसकी बात करेंगे। कोई सिम्टम नहीं आया, जैसे मैंने कहा कि मैं फिट हूं, तो मुझे कोई चेकअप कराने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद ये आंकड़ा क्यों है कि भारत में महिलाओं को कैंसर बहुत तेज़ी से हो रहा है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कैंसर की शिकार हो रही हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पिछले 3 से 4 वर्ष के आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि महिलाओं में अधिक कैंसर हो रहा है पुरुषों के मुकाबले में। क्यों ऐसा? तो 2-3 चीज़ें हैं। देखो, पहले तो बायोलॉजिकली जो आपका बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स है, महिला पुरुष अलग है। महिलाओं में स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वो ऑर्गन्स उनमें हैं, तो वो उन्हीं में होगा। तो इसी वजह से वो एक प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर जो महिलाओं में ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो कि सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में, लगभग 2.25 लाख तो वही हो जाता है। और ऑलमोस्ट 1.25 लाख सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुख्य कैंसर। तो अगर 15 लाख कैंसर्स टोटल होते हैं तो उनमें से 2 मुख्य कैंसर तो महिलाओं के ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भिन्न है।
हमारे शरीर में हार्मोन्स का जो रिलीज होता है वो पुरुषों से अलग होता है, तो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल बिहेवियर्स अलग होते हैं। तो पहली चीज़ तो एज अ रिस्क फैक्टर बीइंग अ वुमन इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हार्मोनल फ्लक्चुएशन से हो रहा है। दूसरी चीज़, जितना अभी तक हमारे देश में हम ट्रेंड देख रहे हैं, अभी भी महिलाओं में सजगता कम है। दी ओवरऑल लिटरेसी या अवेयरनेस अपने शरीर के बारे में, या संकोच, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती महिला। हाँ, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करना या अपनी बीमारियों को थोड़ा अनदेखा करना कि अभी घर में एग्जाम चल रहे हैं, चलो कुछ दिन किसी की शादी है, बाद में देखूंगी बताऊंगी। तो इसके चलते जो प्री कैंसरस कंडीशंस, जहाँ पे हम एक्चुअली उस बीमारी को कैंसर बनने से पहले ही ट्रीट कर सकते थे, वो मिस हो जाती हैं। उनके मिस होने के कारण से आप सीधे कैंसर बनवा के बीमारी को लेके आएंगे तो ऑब्वियसली कैंसर रेट्स बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि क्यों लेडीज़ में बढ़ रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है जिससे कि महिलाओं के सर्वाइकल, विजाइनल और वल्वर कैंसर्स होते हैं, उसकी टेंडेंसी बढ़ी है। जो हमारे काफ़ी प्रमुख पत्रिकाएं होती हैं जो रिसर्च की, उनमें देखा गया कि 63% कैंसर्स विमेन के अवॉइडेबल होते हैं, वो इस वायरस की वजह से है। तो ये मुख्य कारण हैं 2-3 जिसके कारण से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और दूसरा, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पुरुषों के ऊपर लाइफस्टाइल का इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना महिलाओं पे आया, क्योंकि पुरुषों का पहले ही खराब था। पहले महिलाएं इतनी स्मोकिंग नहीं करती थी। ये बात बिल्कुल सच है। बट आई थिंक स्मोकिंग, अल्कोहल तो एक, जिसको कह सकते हैं, एक फैशन में आ गया है। अब जो नहीं भी चाहता, जिसको पता है ये गलत है, वो केवल एक पीयर प्रेशर के लिए, सोशली अपने आप को फिट करने के लिए किसी कम्युनिटी में लोग लेना शुरू कर दें, तो नुकसान उसका तो है ही। साथ ही साथ जो हमारी मैरिज एज थी या हमारी चाइल्ड बेयरिंग एज थी, आप देखिए वो ऑलमोस्ट 1 डिकेड आगे चली गई। बिल्कुल। पहले पेरेंट्स बच्चियों की शादी 23-24 साल में वर ढूंढना शुरू कर देते थे। कोशिश ये रहती थी कि 26-27 तक शादी हो जाए और 30 वर्ष से पहले एक बच्चा हो जाए, जो कि मेडिकली, साइंटिफिकली बहुत सही था। बिकॉज अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें तो बेस्ट चाइल्ड बेयरिंग एज इज ऑलमोस्ट बिटवीन 23 to 27। आपका शरीर उस टाइम लचीला होता है, आप आउटकम्स आपके जो है बेटर होते हैं, फर्टिलिटी अच्छी होती है। जैसे आप 30 साल से ऊपर हो जाते हो, पहला रिस्क फैक्टर वही हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, लेट चाइल्ड बर्थ या नो चाइल्ड बर्थ। तो ये जो एक चेंज ऑफ पैटर्न आया है बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस, दिस इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। देर से बच्चे होने का कैंसर से क्या लिंक है? तो इसके लिए मुझे आपको ब्रेस्ट कैंसर का बायोलॉजी थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा। सो हमारे बॉडी में हर मंथ जो साइकिल्स आती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं, तो हॉर्मोन्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है 9 महीने के लिए उस पर विराम आ जाता है। आपके जो फ्लक्चुएशन की बजाय एक प्रोजेस्टेरॉन जो चल रहा है, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा है, सो उसके चलते वो प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो प्रेगनेंसी इज अ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज आपके पीरियड उस टाइम रुक जाते हैं। तो ये कारण है। तो इसीलिए जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या उनके कम उम्र में बच्चे हो गए, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खूब सारे बच्चे होने चाहिए। आपके जो हेल्थ है वो उससे भी डिटर्मिन होती है, क्योंकि उस कैंसर तो अब बच रहे हैं, बट मल्टीपल चाइल्ड बर्थ कैन मेक यू प्रोन टू सम अदर डिजीजेस। सो ये एक बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन होती है अर्ली चाइल्ड बर्थ की। देखिए कितना आसान टिप है। अगर आपको कैंसर से बचना है तो सबसे पहला आसान टिप, समय पे शादी कीजिए अगर करनी है, समय पर बच्चे पैदा कीजिए अगर करने हैं। अब दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ऐसे ही सर्विक्स के कैंसर का भी बढ़ रहा है। क्या कोई तरीका है कि पहले से महिलाओं को पता चल जाए कि हम खतरे पर हैं? तो खतरे से पहले बताऊंगी कि कुछ हम बचपन में ही ऐसा कर सकते हैं कि ये हो ही ना। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको ब्रीफली पहले भी कहा था कि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके संक्रमण से ये बीमारियाँ होती है। महिला पुरुष को एक दूसरे से सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो ये जो वायरस है, इसकी लगभग हमारे पास 16-17 स्ट्रेन्स होती हैं, और उनमें से 9 से 10 स्ट्रेन्स के प्रति हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। बहुत सक्षम वैक्सीन है, 95% प्रोटेक्शन देता है। तो जो भी हमारे बच्चे 9 से 15 वर्ष की आयु में हैं, उन्हें इसके प्रति टीकाकरण करवा देना चाहिए। लड़कियों को? वैसे तो बॉयज़ को भी होना चाहिए, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, क्योंकि एक दूसरे से ही हो रहा है। और बॉयज़ के भी पिनाइल कैंसर से प्रोटेक्शन हो जाती है, एनल कैंसर से प्रोटेक्शन हो जाती है, ओरोफेरिंजियल थ्रोट के पीछे जो कैंसर्स होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा। तो विदेशों में ये दोनों बच्चों को लगता है, बच्चों और बेटों और बेटियों दोनों को लगता है। हमारे देश में हम अभी बच्चियों के लिए ज़्यादा क्यों जोर देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो पहले हमें जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक
इशू है पहले वो रिजॉल्व करना है। गर्भाशय का कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुख का, गर्भाशय का जो मुख होता है सर्विक्स, उसका कैंसर। तो लगना दोनों को चाहिए, बट प्रेफरेबली अगर हो पाए तो टाइम से 15 वर्ष से पहले अगर लगवाएंगे तो 2 ही डोजेज लगती हैं। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है। ये प्रिवेंटिव है, तो उससे क्या होगा कि आपको 8 से 9 तरह के कैंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उस वायरस के प्रति ऑलरेडी अपने को सुरक्षित कर लिया जो ये कैंसर करता है। तो पहली चीज वैक्सीनेशन, एंड लेट्स होप शायद आने वाले 1-2 साल में हमारे बजट में प्रावधान रखने वाले हैं, ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अगर आ गया तो फिर माता पिता को निश्चिंत होना पड़ेगा कि वो तो ऐसे भी आपके जच्चा बच्चा कार्ड में लिखा हुआ है वो वैक्सीन लगेगा ही लगेगा। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में जिस हिस्से से कैंसर बनता है सिम्टम उसी से पहले अराइज होता है। तो अगर हम बच्चेदानी के मुख्य कैंसर की बात करें तो ब्लीडिंग होना, खासकर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, या किसी का गायनी एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं जो कि एक नॉर्मल साइकिल थी बट उसमें अब आपको इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, दाग लग रहा है कपड़े में, गंदा पानी आ रहा है बदबूदार, आपका वजन कम हो रहा है जब ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाना, बैकएक होना, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। बट साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं करना है कि ऐसा कोई भी सिम्टम आए तो आप पैनिक भी कर जाएं, क्योंकि कैंसर के सिम्टम बहुत भिन्न नहीं होते, बहुत और बीमारियों में भी ऐसे ही सिम्टम होते हैं, बट नज़रअंदाज नहीं करना है। अपने आप को सेल्फ डायग्नोज ना करते हुए डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, वो देख के पता लगा लेंगे कि अंदर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। और बच्चेदानी के मुख के प्रति बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग के बारे में आज खासकर विशेष बात कर रहे हैं। तो एक बच्चेदानी के मुख का पानी की जांच होती है। अच्छा, जो भी सेक्सुअली एक्टिव महिला है उसे सेक्सुअल एक्टिविटी जब से वो स्टार्ट होती है तो उसके 3 इयर्स के बाद कराना शुरू कर देना चाहिए। ओके। आइडियली हर 3 साल में कराना है 65 वर्ष की आयु तक। क्या कहलाता है इसको? कहते हैं पैप्समियर। पैप्समियर होता है और कोई पेनफुल टेस्ट नहीं है, बस आपके गायनी वालों को आपको अप्रोच करना है, वो कर देते हैं इस टेस्ट को। इसमें कैंसर बनने से 7-8 साल पहले भी हम पता लगा सकते हैं कि इनके बॉडी के सेल्स में कैंसर बनने की प्रवृत्ति हो रही है। अच्छा, ये कुछ प्री कैंसरस कंडीशन पकड़ लेता है, उसको हमारे भाषा में CIN 1, 2, 3 कहते हैं, जो कि कैंसर की भी पहले की स्टेज होती है, और उसको OPD बेस पे ही लेजर, कॉटरी, क्रायो उसी से ही क्योर किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में जाके वो कैंसर में तब्दीली ना हो। ओके। तो अगर ये टेस्ट कराती हैं महिलाएं तो अगेन बहुत ज़्यादा इफेक्टिविटी है, और इसको अगर HPV DNA के साथ करें, जो मैंने आपको कहा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करता है ये बीमारी, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है कि क्या उसके शरीर में ये वायरस है कि नहीं है, उसका एक टेस्ट को हम कहते हैं DNA टेस्ट। तो अगर पैप्समियर के साथ DNA का टेस्ट भी हो जाता है तो फिर आप टेस्ट 5-5 साल में करा सकते हैं, फिर आप 3-3 साल की बजाय 5 ईयरली फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो स्क्रीनिंग में अगर महिलाओं को जो खासतौर पर महिलाओं वाले कैंसर हैं उनसे बचना है तो एक तो पैप्समियर टेस्ट हुआ आपने बताया, और भी कोई टेस्ट है? बिल्कुल। तो जैसे सबसे कॉमनेस्ट कैंसर हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके प्रति भी हमारे पास बहुत इफेक्टिव स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में नॉर्मली हम चाहते हैं 3 चीजें की जाए। एक तो आप स्वयं की जांच खुद करें, क्योंकि उसमें तो कोई संकोच नहीं है। नहाते समय महीने में एक बार जब आपके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, आप स्तन जांच खुद भी करिए। अच्छा है ना, उसमें आपको पूरा ये जो कॉलर बोन होती है यहाँ से लेके जो यहाँ पे पसली की रिब फील होती है, बगल से लेके छाती के बीच तक टोक के देखना है, फ्लैट ऑफ द हैंड से केवल छाती की हड्डी के साथ दबा के देखना है कि कोई गिल्टी, गांठ कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। बहुत बार महसूस होगा, खासकर जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, या कई बार बहुत नॉन कैंसरस गांठें भी होती है, तो घबराना नहीं है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना है। सेकंड टेस्ट है, डॉक्टर को दिखा लीजिए, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं है हर बात के लिए, आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको दिखा लीजिए, क्योंकि उनको अंदाज हो जाता है, छुप के पता चल जाता है कि क्या ये गांठ जो है ये आपके हार्मोनल चेंजेस की गांठ है, फाइब्रॉइड है। अगर उनको शक होगा तो वो खुद टेस्ट कराएंगे आगे। तीसरा टेस्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी स्तन का एक्सरे होता है जी, उसको हर महिला जो 40 वर्ष की हो चुकी है वो करवा सकती है। जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है वो कहते हैं कि 45 से 54 साल की उम्र में हर वर्ष कराना है। अच्छा, एवरी ईयर। उसके बाद अगर वो ठीक चल रहा है, आपका एनुअल टेस्ट तीनों 10 साल तक सही चले, फिर आप 1 in 2 years कर सकते हैं। ओके। और वो कब तक कराना है? जब तक आपकी लगभग 10 साल और उम्र बची हुई है। तो अगर आप अच्छे फिट हो तो एटलीस्ट 70-75 ईयर्स की एज तक कराना है। ये ज्यादातर टेस्ट 40-45 के बाद जो रिकमेंड किए जाते हैं, क्या ये खतरनाक एज है कि इसमें कैंसर हो सकता है? बहुत आपने सही जजमेंट लगाई है कि ये क्यों एज चुनी गई है।
50 साल से ऊपर जो है ज़्यादा रिस्क होते हैं कैंसर होने के। ब्रेस्ट कैंसर में 45 से 54 जो एज ग्रुप है उसी में सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांस होते हैं, इसीलिए उस समय हमें सालाना कराने हैं ये टेस्ट। ओके। बट फिर एक चीज़ और स्ट्रेस करूँगी, हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, ज़्यादातर ये विदेशों में बनती हैं, यूएस टास्क फोर्स ने बनाई होती हैं, वो अपने पैटर्न्स को देख के बताते हैं। हमारे देश में यंगर पेशेंट ज़्यादा आते हैं। एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक पब्लिकेशन भी आई थी, हाँ, कि विदेशों में 70 वर्ष से ऊपर अधिकतर पेशेंट्स को कैंसर होने के चांस होते हैं, इंडिया में 70 से कम में अधिकतर चांस होते हैं, क्योंकि डिजीज पैटर्न, जेनेटिक्स, बायोलॉजी हमारे देश की भिन्न है उनके मुकाबले में। तो 45 तक वेट नहीं करना है, अगर आपको फील हो रहा है कुछ, आपको दिखा लेना है। 40 में एलिजिबिलिटी बन जाती है आपकी। ये है एवरेज रिस्क के लिए, वो लोग जिनके घरों में किसी और माता, नानी, मौसी को नहीं हो रखा है कैंसर। परंतु अगर आपकी नानी, मौसी, मम्मी, सिस्टर, उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर या यूट्रस का कैंसर हो चुका है, या आपके मामाज में कोलन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, तो आपको टेस्ट जल्दी शुरू करने हैं। ये जो आपने रिश्ते बताए मदर की साइड के, जितने आपके मम्मी की तरफ के रिश्ते हैं, केवल उनसे ब्रेस्ट कैंसर की आनुवंशिकता होती है। फादर की साइड से ये जीन नहीं आता है। आपने सुना होगा एंजेलिना जोली, आई थिंक वो बड़ा बज़ वर्ड था कि एंजेलिना जोली की माता, मौसी, नानी, दे ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो उन्होंने अपना एक जेनेटिक टेस्ट कराया, उस टेस्ट को हम कहते हैं BRCA जीन, और वो उनमें पॉजिटिव पाया गया। तो उसके चलते उन्होंने अपनी प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज करा के वो ऑर्गन जिन पे कैंसर आने का शंका था वो निकलवा और रिकंस्ट्रक्शन करवाया। तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में आनुवांशिकता केवल 8 से 10% कैंसर्स में ही होती है। तो जैसे आपने एंजेलिना जोली का जिक्र किया, जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या फिर रिस्क भी दिख रहा है, उसमें फिर ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती हैं। तो ऑप्शंस होती हैं, देखो ऐसे इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। जो प्रिवेंटिव है उसके अंदर एक ऑप्शन स्क्रीनिंग भी है कि अच्छा, हम स्क्रीनिंग करते रहेंगे, जैसे जरा सा शुबा होगा फटाफट से टेस्ट करा के सर्जरी करा देंगे। या कुछ हार्मोन बेस्ड प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन भी आती हैं, जहाँ आपको कोई टैबलेट दे दी जाती है एज अ प्रोटेक्टिव कि आप ये टैबलेट का सेवन करते रहिए, साथ ही साथ अपनी स्क्रीनिंग करते रहिए। तो ऑप्शंस रहते हैं। सबको सर्जरी करके ब्रेस्ट रिमूवल ऑप्शन नहीं होता है। सिलेक्टेड केसेस में पेशेंट चॉइस पे भी होता है। कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि नहीं हमें चांस लेना ही नहीं है, बट उन सर्जरीज के बाद भी उनको हम स्क्रीनिंग से रिलीज़ नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ टेस्ट उनके फिर भी किए जाते हैं कि कुछ अंदर शरीर में कुछ नया ना बने। जो ब्रेस्ट रिमूवल होता है, जिन केसेस में पूरी तरह से ब्रेस्ट रिमूव होकर फिर रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, तो इसके अंदर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में हमने पकड़ा है। अगर आप पहली स्टेज का कैंसर पकड़ते हैं, पहली स्टेज का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ, उसमें स्तन पूरा निकालना पड़ता नहीं है। आप केवल गांठ और उसके आसपास का 1 सेंटीमीटर का तक टिश्यू जो है वो निकाल सकते हैं। उसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन, कि आपने स्तन को बचाते हुए सर्जरी किया। बट उसमें फिर हम रेडिएशन देते हैं ताकि बाकी के स्तन में अगर कुछ कण हैं तो वो रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो ऑप्शन रहता है ब्रेस्ट कंजर्विंग का। जैसे ट्यूमर एडवांस हो गया, चमड़ी तक चला गया या पसली तक चला गया, तो वो आपको बड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है। उसमें चॉइस होती है, अगर महिला चाहती है कि रिकंस्ट्रक्शन करानी है तो रिकंस्ट्रक्शन की जा सकती है। कुछ महिलाएं नहीं चाहती हैं तो फिर वो रिकंस्ट्रक्शन अपफ्रंट नहीं करते। तो वो थोड़ा चॉइस बेस्ड होता है और ज़्यादातर सर्जन्स काउंसलिंग कर देते हैं ताकि महिला पहले से ही अपना माइंडसेट कर ले कि रिकंस्ट्रक्शन कराना है कि नहीं कराना है। बट एज अ डॉक्टर बताऊँ तो मैं देखती हूँ हमारे देश में 90% महिलाएं कराती नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। जो मैंने आपको कहा था ना कि जो सेकंड फैक्टर कि महिलाएं जो लिटरेसी कम है, महिलाओं को चॉइसेस भी कम है, ऑटोनॉमस पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। तो जब वो आती भी है ना, ये मतलब बहुत दुख होता है मुझे देख के कि कई बार 1 सेंटीमीटर ट्यूमर में भी पूरा स्तन निकाल दिया गया होता है क्योंकि डिसीजन महिला ने नहीं लिया होता है। परिवारजन डिसीजन देते हैं। तो ऐसा क्यों लिया जाता है? क्योंकि आसान है, सस्ता पड़ता है, क्या रीजन? एक माइंडसेट है कि शायद पूरा निकाल देंगे तो वापस नहीं हो जाएगा। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो स्तन पूरा निकलवाएं या ब्रेस्ट कंजर्विंग करें तो 4% का ही डिफरेंस है। सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है, इसीलिए ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हम साइंटिफिकली सेफली ऑफर कर पाते हैं। ओके, ये तो ही बात कि अब कैंसर हो गया और उसके बाद आपने क्या किया। क्या कोई तरीका है कि बचा जा सके, पहले ही पता हो हम ये नहीं करें तो हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें। अच्छा। शुरू में मैंने कहा हम 50% कैंसर्स खुद अर्जित करते हैं, तो वो जो 50% चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, पहले लोग कहते थे बुरे कर्म का फल
यही है कर्म. कर्मा इज व्हाट यू आर डूइंग टू योर बॉडी. कर्मा इज नॉट अबाउट कि हमने पूजा नहीं करी, आज धूप बत्ती नहीं जलाई, या आज हमने व्रत नहीं किया गणेश चतुर्थी का. कर्मा इज आपने अपने शरीर के साथ क्या किया. वेरी वेल सेड. आपने खाया क्या, व्हाट इज पार्ट ऑफ योर मील. आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आपके खान पान का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप मंचिंग कर रहे हैं पूरे दिन, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं. अल्कोहल का तो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर में फिगर आया है. एक लास्ट ईयर हमारी जो जैसे पत्रिकाएं होती हैं, लैंसेट में लिखा आया है कि अगर आप 10 ग्राम अल्कोहल डेली ले रहे हैं तो आप ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित होंगे. ये रिस्क आपका 14% बढ़ रहा है. तो वो महिलाएं जो रेगुलरली शराब पी रही हैं ब्रेस्ट उनको कैंसर का रिस्क बढ़ा रही हैं. सो ये सारे लाइफस्टाइल पैटर्न्स जो है ना, ये अगर हम रेक्टिफाई करें, अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा लें, कम से कम 5 से 7 तरह की रंगीन फल और सब्जियां लें, क्योंकि जो हमारे रंगीन फल और सब्जियां होते हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये वो पुलिसमैन होते हैं जो मैंने कहा था ना, हमारे शरीर के अपने पुलिसमैन कैंसर सेल्स को मार सकते हैं. सो योर एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिमूविंग द स्ट्रेसर्स. आपके जो सेल्स के आसपास माइक्रो एनवायरनमेंट में जो सेलुलर स्ट्रेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो रहे हैं उनको हील करने में हेल्प करते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में. तो खाने में रंगीन फल और सब्जियां जरूर लें. व्यायाम का WHO ने बड़ा क्लियरली बहुत वर्ष पहले ही कहा था कि अगर आप हफ्ते में 180 मिनट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से मरेंगे, वो रिस्क 50% कम हो जाता है. तो अब वो 180 मिनट्स आपकी चॉइस है, या आप आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करिए या हफ्ते में 3 बार करिए. कौन सी एक्सरसाइज है वो भी आपकी चॉइस है, क्योंकि हर एक को हर तरह की एक्सरसाइज में मजा नहीं आता या सूट नहीं करती है. तो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करिए. ये नहीं है कि हमें सिर्फ वेट लूज करना है तो व्यायाम करना है. वेट रिडक्शन इसीलिए करती है, ये भी गलत नोशन है. मैं तो कहती, मुझे लोग कहते हैं तुम एक्सरसाइज क्यों करती हो, और कितना घटना है. घटने के लिए तो कोई करता ही नहीं. अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना है, क्योंकि 30 इयर्स के बाद आपकी बॉडी डिजेनरेट हो ही रही होती है. लगभग हर 10 सालों में आपका माने तो 7-8% मसल मास जाना शुरू हो जाता है. और मसल मास आपके इंसुलिन को रेगुलेट करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाव करता है. हम केवल कैंसर की क्यों सोचें, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, बहुत सारी और बीमारियों के प्रति भी बचाव करते हैं, थायराइड. सो ये एक नॉर्म बनाना चाहिए. इसको सिर्फ चॉइस बेस्ड नहीं कि किसी की शादी आ रही है, पतले होना है, ये इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रिचुअल कि हम एक्सरसाइज करें. बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि महिलाएं या पुरुष भी बहुत ज़्यादा फिजिकल करते थे लेबर. बहुत सारी चीज़ें हमारी डिपेंडेंसी नहीं थी लोगों पे. अब क्या है कि अब तो हम हर चीज़, 2 ही चीज़ें मूव होती हैं हमारे हाथ की, थम्स एंड फिंगर्स, क्योंकि हर चीज़ का ऐप है, हमने बस यही ऑर्डर करना है. हम चल के कहीं जाते ही नहीं. सो दीज आर द फैक्टर्स. आई थिंक अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आप कैंसर रिस्क कम कर सकते हैं. सो स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वैक्सीनेशन, दीज आर 3 कीज by which we can reduce the incidence. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने कहा शराब से दूर रहें महिलाएं. ऐसे तंबाकू से भी, टोबैको इज अ किलर. तंबाकू के बारे में हम रिपीटेडली बोलते हैं कि ये शरीर में सिर से पैर तक कोई भी कैंसर कर सकता है, चाहे वो बच्चेदानी के मुख का कैंसर हो, महिलाओं में फेफड़े के कैंसर बढ़ रहे हैं, थ्रोट कैंसर्स में पास बहुत महिलाएं आती हैं जिनको जीभ का, मसूड़े का, गाल का कैंसर होता है, क्योंकि वो खैनी तंबाकू खाते हैं. तंबाकू और सिगरेट को आप एक ही ब्रैकेट में रखते हैं? कैंसर करने की टेंडेंसी के हिसाब से तो बिल्कुल दोनों. बस ये है कि थोड़ा भिन्नता है किस प्रकार के कैंसर्स कौन सा कर सकता है, क्योंकि स्मोकिंग से आप लंग के कैंसर ज़्यादा इंसिडेंस देखते हैं. जो चूट टोबैको होता है उसके अंदर माउथ के कैंसर ज़्यादा हैं. बट जब आप टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली आपके शरीर में रच जाता है. आपके सेल्स में, पूरे शरीर में वो सर्कुलेट कर ही जाता है. तो और ऑर्गन्स में भी कैंसर का रिस्क रहता है. खासकर जैसे जिनको कैंसर हो रखा है तंबाकू सेवन के कारण से, उनमें हमेशा 25% रिस्क रहता है फ्यूचर में कि किसी नए अंग का कैंसर भी डेवलप हो सकता है. फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक किया तो भी कैंसर नहीं होगा. 100% नहीं है, बट एटलीस्ट 50% का तो है जो हम सेव कर सकते हैं, जो हम सेव कर सकते हैं, जो हम अर्न नहीं करेंगे, जो हम खुद के लिए खुद बैड कर्मा से अर्न नहीं करेंगे. आपने स्क्रीनिंग की जब हमने बात की थी तो आपने मैमोग्राफी और पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में बताया. क्या 40 बार महिलाओं को कोई और भी टेस्ट कराने की ज़रूरत है अपनी कैंसर स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव में? आजकल कुछ लोग अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी कहते हैं कि उसको आप
करा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कैंसर जैसे कि ओवेरियन कैंसर हैं, जो अंडकोश के कैंसर हैं, वो सिम्टम नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे खाना नहीं पच रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, जो कि मेनोपॉज के आसपास बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे भी हो रही होती हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हैं सिम्टम्स को, तो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करा लेना चाहिए। जब आप स्क्रीनिंग कराते हैं तो केवल टेस्ट करा के नहीं आना है, किसी एक डॉक्टर का कंसल्टेशन भी उस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनाए, क्योंकि वो आप को समझ के कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आपकी जीवन शैली कैसी है, कुछ एडिशनल टेस्ट बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के परिवार में मदर साइड पे कुछ है, तो हो सकता है ओवेरियन के लिए वो आपको कुछ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या CA-125, कुछ रक्त जांच में भी कुछ कैंसर के ट्यूमर सेल्स की जांच की जा सकती है, तो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं वेदर रिक्वायर्ड और नॉट। उसको हम सभी के लिए नहीं कहते हैं, एवरेज रिस्क के लिए, सिलेक्टेड केसेस के लिए। तो TVS जो आपने कहा, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये ओवेरियन कैंसर को पकड़ता है, जिनकी फैमिलीज में रिस्क है। और CA-125 क्या है? ये ओवरी कैंसर जब होता है तो रक्त में कई बार उसके सेल्स के एक रसायन आता है, उसको कहते हैं CA-125। उसकी मात्रा को हम एस्टिमेट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू हाई होती है, बहुत हाई होती है, तो फिर ओवेरियन कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किए जाते हैं। बट क्यों मैंने कहा डॉक्टर को इंटीग्रेट करना है, कई बार और भी कई कंडीशन हैं जिसमें वो हाई हो सकती है, तो आप पैनिक करेंगे। कई बार एंडोमेट्रोसिस में बढ़ सकती है, जो कि एक मेडिकल गायनिक की कंडीशन है, TB में भी हो जाती है। तो जो ये गूगल एर ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस, अपना डॉक्टर खुद बनने वाली, ये अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत एम्बिग्यूटी है। बहुत जगह मेडिकल साइंस में सूझबूझ क्लिनिको रेडियोलॉजिकल होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स को असेस करके की जाती है। तो स्क्रीनिंग में एक साथ में कंसल्टेशन जरूर कराएं। जो लोग अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, जिसमें एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट का स्पेक्ट्रम होता है कि FT, LFT, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बताया जा रहा होता है, उनके कुछ पैरामीटर्स भी क्या इंडिकेशन दे सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है हमारे साथ? महिलाओं के कैंसर्स में नहीं, बट इन जनरल अगर बात करें, सपोजिंग आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम आ रहा है, तो क्यों कम आ रहा है, कहीं ना कहीं से रक्तस्राव हो रहा है या आपका खून बन नहीं रहा है, तो वो भी किसी किसी कैंसर, जैसे कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसमें आपके शरीर में से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा है ट्यूमर में से, जो कि आपको आपके लेट्रिन में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ऑकल्ट है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है। तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है, सडन फॉल इन हीमोग्लोबिन। ब्लड कैंसर्स के लिए ब्लड पैरामीटर्स कई बार बहुत डिरेंज्ड है, वाइट ब्लड सेल्स लाखों में आ रहा है, तो वो कैप्चर हुआ जा सकता है। तो मेजरली देखो, ज़्यादातर कैंसर जब एडवांस होते हैं तो बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ये सब आनी शुरू हो जाती हैं, या लिवर में कैंसर फैल गया तो आपके लिवर के एंजाइम्स बहुत डिरेंज हो गए, पीलिया के उसमें आसार आने लग गए। कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, बट दे आर नॉट इंडिकेट, मतलब डायग्नोस्टिक नहीं, श्योर शॉर्ट इंडिकेटर्स दिशा दिखा सकते हैं कि शरीर में कुछ चीज़ है जो खराब हो रही है। और देखा जाए तो शरीर ना संकेत देता है, हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। संकेत क्या है? या तो कोई भी ऐसी समस्या जो बहुत लंबी खिंच रही है, 2-3 हफ्ते हो गए, उसका निदान आप कर नहीं पा रहे हो, उसको दिखा लेना चाहिए। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कहीं से आपकी बॉडी से कहीं से भी ब्लड आ रहा है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। दूसरी चीज, आपकी आवाज में तब्दीली हो रही है, शरीर में कहीं भी गिल्टी, गांठ या सूजन आ रही है, चाहे वो पेनफुल नहीं भी है। आपका कोई पैदाइशी तिल या मस्सा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका रंग बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है, या उस पर जख्म बन गया, ब्लड आ गया, वो हो सकता है। आपको डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, आपको सडनली लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, फिर सडनली डायरिया हो रहा है, या आप खाना सटक नहीं पा रहे हैं, सॉलिड फूड की बजाय आप प्रेफरेबली लिक्विड्स खाना शुरू हो रहे हैं, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो ये इनको हम कॉशन वर्ड से एक निमोनिक की तरह बताते भी हैं कि दीज आर द कॉशन वर्ड्स, जो अदरवाइज भी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एट रिस्क और नॉट, ध्यान रखना। कोई भी बीमारी बता सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अगर लगातार वजन घट रहा है तो। महिलाओं के केस में हमने देखा है कि एक तो कैंसर के मामले में ये मान के चला जाता है कि कैंसर हो गया तो उसके आगे बस डेथ वारंट लिखा हुआ है। जो फीमेल्स में होने वाले कैंसर हैं, उसमें आप इस धारणा को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या कम्युनिटी में ये है कि हमने कैंसर शब्द को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया है। हमने कैंसर और डेथ को सिनोनिमस बना रखा है इस कम्युनिटी में। तो पहली चीज़ हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि कैंसर भी एक रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर एक रोग है या मधुमेह एक रोग है, ये भी एक रोग है। मधुमेह की दवाई आप आजीवन खाते हो, BP की दवाई आजीवन खाते हो, कैंसर का भी टाइमली पता लगे, एक लिमिटेड टाइम तक का ट्रीटमेंट होता है, फिर आगे आप ठीक रहते हो। तो ये एक गलत नोशन कि कैंसर से कोई बचता नहीं है या कैंसर एक डेथ वारंट है, ये डेफिनेटली कम्युनिटी में हटाने की ज़रूरत है। आज की डेट में हम लोग 60-70% कैंसर पेशेंट्स को क्योर कर पाते हैं,
सारा 60-70 बिल्कुल बिल्कुल सारा निर्भर करता है कि आप किस स्टेज में हमारे पास आ रहे हो। अगर आप आंकड़े देखो अनफॉर्चुनेटली तो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो कि महिलाओं के मुख्य कैंसर हैं, ज़्यादातर महिलाएं आती ही स्टेज 3 में है हमारे पास। अगर आप स्टेज 1 में बीमारी लेके आओगे तो 90 से 95% क्योर रेट्स हैं। आमतौर पर लोग ये भी कहते हैं कि कैंसर बताता ही तब है जब वो स्टेज 3 या 4 में पहुंच जाए। वो बताता है, हम नज़रअंदाज करते हैं। केवल 2-3 कैंसर ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप नहीं भाप पाएंगे, जैसे मैंने ओवेरियन कैंसर का बताया या पैनक्रियाटिक कैंसर। वो शरीर के ऐसी जगह पे हैं कि वो सिम्टम नहीं करते, किसी चीज़ का दबाव नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं पता चल पाता है। अदरवाइज काफ़ी चीज़ें होती हैं हम लोग अनदेखा कर देते हैं, या हम सोच लेते हैं, हम कुछ ना कुछ सेल्फ सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। ये इस अब माने जैसे सिर दर्द हो रहा है, अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, पहली चीज हम एक गर्मा गर्म चाय पियेंगे, चाय पी लेते हैं। नहीं हो रहा ठीक है, क्रोसिन खा लेते हैं, या सोच लेंगे आज मैं सोई नहीं ठीक से, या मेरा चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं। बट अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, देयर कुड बी समथिंग एल्स। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल हाइपर हो जाना है, एक सिम्टम पे ही आप गूगल पे ढूंढें और वो पहला डायग्नोसिस कैंसर दे दे और घबरा जाए, ऐसा भी नहीं करना है, वो भी गलत है। बट एनीथिंग विच इज परसिस्टेंट, 1 से 2 हफ्ते से अधिक कोई आपको सिम्टम बॉदर कर रहा है, आपको दिखाना है। दैट शुड बी अ नॉर्म। अनफॉर्चुनेटली एक बार कैंसर हो गया तो उसके बाद की जो जर्नी है वो कितनी मुश्किल होती है? तो जर्नी बिल्कुल स्टेज पे डिपेंड करती है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप इतने से पर लेके आओगे इतना सही कटेगा, इतना सही सिला जाएगा। इतना बड़ा लेके आओगे तो इतना सब कटेगा, उसकी मॉर्बिडिटी भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली जितना शुरुआती कैंसर पकड़ा जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है। सपोजिंग गले का कैंसर है, वोकल कॉर्ड्स जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं, जो इससे हमारी आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड कैंसर्स में अगर हम स्टेज 1 में रेडिएशन देते हैं, 95% क्योर रेट है। आवाज़ भी आपकी अपनी रहती है, आपका शरीर का वो हिस्सा आपके शरीर में ही है। बट अगर आप नज़रअंदाज करके स्टेज 4A में आते हैं तो वॉइस बॉक्स निकालना पड़ता है। तो आपको अपनी आवाज़ नहीं है, अब आपको या तो आवाज़ नहीं है, आप लिखित से ही कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, या इलेक्ट्रोलैरिंग्स अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो कई बार मशीनी आवाज़ वाली आती है। सो स्टेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। बट यस, कैंसर ट्रीटमेंट डिमांडिंग होता है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल केक वॉक है, बट ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अकम्पनीमेंट्स हैं ट्रीटमेंट की, उसको आप ट्रीटमेंट से अलग नहीं कर सकते, तो उसके प्रति हम लोग काफ़ी सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। दूसरी चीज़, जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है। जो कैंसर ट्रीटमेंट आज से 20-25 साल पहले हम देखते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। अब जैसे अब बात करें कि हेयर लॉस की, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को बाल को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कैंसर ट्रीटमेंट की, बाल झड़ जाएंगे, मैं सोशली शायद बाहर ना जा पाऊँ। तो आजकल कीमो के साथ स्कैल्प कूलिंग टेक्निक्स आ गई हैं, जहाँ पे सिर के स्कैल्प को कूल कर दिया जाता है ताकि कीमो वहाँ तक बालों के फॉलिकल्स को ना डैमेज करे। या जो रेडिएशन भी जब हम देते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ जगह हम स्कैल्प स्पेयरिंग कर पाते हैं कि आपकी सतह पे जो चमड़ी के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स है, रेडिएशन के कुप्रभाव से हम उसको बचा पाएँ। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी एडवांसमेंट है, बट वही होता है कि बेस ये है कि प्रोवाइडेड वी आर डूइंग इट इन टाइम। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन हो पर बाल ना उड़े? कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, कई जगह हम स्कैल्प स्पेयरिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन की। हम अगर कीमो चल रही है तो स्कैल्प कूलिंग हम कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड केसेस की। ज़्यादातर महिलाओं वाले केसेस में एलिजिबिलिटी बन जाती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक आउटकम या महिला का अपने शरीर के प्रति वो जो एक वो होता है कि मेरा शरीर वैसा ही रहे, बहुत ज़्यादा उसमें डिफॉर्मिटी ना आए, तो वो मेंटेन कर पाते हैं अगर हम मिनिमम इन्वेसिव करते हैं। बाकी सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, आपका डेज ऑफ स्टे हॉस्पिटल में कम होता है। छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े चीरे नहीं होते हैं। पहले बिल्कुल नाभि से बिल्कुल पूरा का पूरा पेट काट दिया जाता था, अब रोबोटिक्स के द्वारा आपके छोटे छोटे पोर्ट्स के द्वारा, कम डिसफिगरमेंट द्वारा भी सर्जरीज की जा सकती हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी स्टिल हैव टू वर्क ऑन। जैसे आपका खान पान थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है जब ऐसी ट्रीटमेंट्स, खासकर रेडिएशन की बात करूँ तो खाने की इच्छा नहीं होती है। रेडिएशन के दौरान पेशेंट को मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, मुंह का स्वाद थोड़ा बिगड़ा लगता है, तो उस दौरान हम यूजुअली थोड़ा सा डाइट में उनको चेंजेस इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं ताकि न्यूट्रिशन ना खराब हो। अगर न्यूट्रिशन सही रहता है तो कैंसर ट्रीटमेंट रुकता नहीं है।
जो ट्रीटमेंट बिना रुके बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में हो जाता है, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम, OTT तो है, अगर हमारी गाइडलाइंस के बीच में ही रहता है तो रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं। अगर खान पान पे ध्यान ना दिया जाए, ट्रीटमेंट रुक रुक के हो रहा है, और जो महीने 1.5 महीने में ट्रीटमेंट होना चाहिए वो 6 महीने में खींच के हो रहा है, तो आउटकम पे भी इफेक्ट आता है। तो काफ़ी चीज़ें कैंसर पेशेंट्स को ध्यान देना पड़ता है कि वो अपने आप को ट्रीटमेंट से पहले से ही एजुकेटेड भी रखें, एम्पावर्ड रखें, कि मेरे को पता भी होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, क्या निर्देश डॉक्टर ने दिए और मुझे क्या फॉलो करना है, ताकि ट्रीटमेंट में जो है वो दिक्कतें कम से कम है। हर किसी एक सोच ये है कि अगर एक बार कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, ये तीनों चीज़ें होंगी। क्या हर किसी के साथ ये तीनों चीज़ें होती हैं? नहीं, सारे पेशेंट्स में सब चीज़ें हों ऐसा शुरू से इंडिकेटेड नहीं होता। सिलेक्टेड केसेस होते हैं जहाँ पे तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया स्टेज 3 जैसे हो जाते हैं तो ज़्यादातर तीनों प्रणालियों का इस्तेमाल हो जाता है। बट अगर हम एक अनुमान के रूप में कहें तो अगर 100 कैंसर हम देखते हैं तो उनमें से 60% कैंसर्स में रेडिएशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब क्योंकि अब रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन 2-3 वजह से दी जाती है। एक है कि ट्यूमर बढ़ा हुआ है और सर्जरी नहीं हो पा रही तो हम उसको सिकोड़ रहे हैं। जैसे फूड पाइप के कैंसर है तो उसमें हम 4-4.5 हफ्ते की रेडिएशन देते हैं, हल्की हल्की कीमो देते हैं, ताकि ट्यूमर छोटा हो जाए और सर्जन उसको बहुत आराम से पूरा निकाल पाए। ऐसा ही हम लेट्रिन के रास्ते के जो ट्यूमर्स होते हैं, रेक्टल कैंसर्स, उसमें भी हम पहले रेडिएशन देते हैं ताकि ट्यूमर छोटा हो जाए और जड़ समेत अंदर से निकाल सकें। कुछ केसेस में सर्जरी पहले होती है, जैसे गले के कैंसर हैं या मुख के कैंसर है, उसमें डायरेक्ट रेडिएशन नहीं की जाती है, पहले ट्यूमर निकाल दिया जाता है। अगर उसमें कुछ ऐसे एडवर्स फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसके कारण से उसके वापस आने की क्षमता होती है तो रेडिएशन जोड़ा जाता है। अगर उसके वापस आने की क्षमता 10-15% से कम है तो हम रेडिएशन नहीं करते, केवल सर्जरी पूरा ट्रीटमेंट अपने में माना जाता है। सो वो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, केस टू केस बेसिस में हम एनालाइज करते हैं। और आजकल तो मल्टी मोडालिटी कह रहे हैं, हम सब डॉक्टर्स एक कक्ष में मीटिंग में बैठते हैं, सारे एक एक पैरामीटर एनालाइज करते हैं और किस पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इसके ऊपर पूरी हमारा पहले आपस में वो होती है डिस्कशंस, फिर एडवाइस करते हैं। कल ही हम एक कैंसर सर्वाइवर से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि उनकी कीमोथेरेपी भी हुई, सर्जरी भी हुई और रेडिएशन भी हुई, तो उनका कहना था कि सबसे मुश्किल रेडिएशन था। क्या ये बात सच है कि रेडिएशन सबसे चैलेंजिंग होता है? पूछना चाहूँगी उनको किस अंग का कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर। तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ शायद उनको कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी, बट ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर का रेडिएशन हमें पर्सनली लगता है कि वो सबसे आराम से निकल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन जनरल तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो सरफेस पे है। सबसे ज़्यादा तकलीफ गले वालों को होती है, क्योंकि जब आप रेडिएशन यहाँ दे रहे हो, यहीं पे आपकी थूक की ग्रंथियाँ हैं, यहीं आपकी स्वाद की ग्रंथियाँ हैं, यहीं आपका खाना निगलने का पूरा एपरेटस है। तो उनको थोड़ा सा 5वें-6ठे हफ्ते में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है। ब्रेस्ट कैंसर में मुख्यतः स्किन पे चेंजेस आते हैं, उसके लिए भी आजकल जो टेक्निक्स देते हैं स्किन स्पेयरिंग करते हैं उसमें, और दूसरा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको क्या फॉलो करना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना आए, ताकि स्किन में पीलिंग या छिलने का खतरा ना हो। ओके। किसी किसी केस में एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में हमें गले तक रेडिएशन लेनी पड़ती है। तो फिर क्योंकि गले के कैंसर्स के पेशेंट की तरह उनके भी गले में रेडिएशन देनी पड़ रही है, तो वो इन एरियाज में सिम्टम्स आते हैं, थूक सटकने में जलन होना या खाते हुए थोड़ी दुखन होना, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकती है। बट इन जनरल ज़्यादातर गले के ही पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक तो उनका ट्रीटमेंट लंबा होता है और जैसे मैंने बताया कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स लोकेटेड हैं इस एरिया में, तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। बट आजकल बैटरी ऑफ मेडिकेशन, सुन करने की दवाइयाँ और बहुत कुछ आ चुका है जिससे उस डिस्कम्फर्ट को, अगर वो 100 होगा तो हम उसको एटलीस्ट 20-25% ला सकते हैं। क्या कुछ तैयारी मरीज को भी करनी चाहिए रेडिएशन के लिए तैयार होने से पहले? तो आई थिंक पहली चीज़ जो करनी चाहिए, पहले तो समझना चाहिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली है, ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें कि ये सबको होता है। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट आते हैं कहते हैं अरे ये कैसा इलाज है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं तो और दिक्कत में आ रहा हूँ। तो वो उनको पता होना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी फेज आएगा 1-2 हफ्ते का, जब थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें नॉर्मल मानना चाहिए कि ये होता है? उस दौरान, जैसे गले के पेशेंट्स है, कि उस दौरान थोड़ा मुंह का स्वाद अटपटा लगेगा, क्योंकि टेस्ट बड्स आपके स्टन हो जाते हैं उस समय, थूक गाढ़ा हो जाएगा, लेसनुमा थूक हो जाएगा, जो कि बाद में आके फिर धीरे धीरे थिनिंग होनी शुरू होगी, और छाले आ सकते हैं हल्के फुल्के, और वो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी मुंह की सफाई करते हैं, न्यूट्रिशन कैसा है। तो ये चीज़ें इनको हम कहते हैं, वो बता के रखते हैं कि आपका 3rd-4th वीक के दौरान आना शुरू होगा, रेडिएशन खत्म होने के 9-10 दिन के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें इतने टाइम लाइन पे रिकवर कर जाएंगी। तो जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग
ज़्यादातर पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, पहली चीज़ है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर मिलें। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अहम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि आपके कैंसर पेशेंट की डाइट को लेके कम्युनिटी में इतने भ्रम है, ये खाओ, ये ना खाओ। बहुत बार हम कह रहे हैं पेशेंट को आप ये खाइए, कह रहे हैं हम नहीं खाएंगे क्योंकि सब कहते हैं इससे कैंसर हो जाता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक ऑथेंटिक डाइट चार्ट बना सकता है, आपकी कल्चरल प्रेफरेंसेस, आपकी डाइट चॉइसेस के हिसाब से ब्यौरा दे देता है। आपको 100% रूल बुक की तरह नहीं भी फॉलो करना, बट आपको एक रूपरेखा मिल जाती है कि मुझे पूरे दिन में इतना अमाउंट इस चीज़ का चाहिए। क्योंकि बहुत कैंसर पेशेंट्स मालनरिश्ड होते हैं, जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उससे पहले ही वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होते हैं। और बहुत सारी रिसर्च है जो ये कहती है कि आपका ट्रीटमेंट का आउटकम पुअर होता है अगर आप अच्छे से पोषित नहीं हैं। तो जैसे मैंने बताया था, मसल मास जो हमारा होता है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जो कैटाबॉलिक स्टेट है, जब आपकी बॉडी में बहुत स्टेरॉइड रिलीज हो रहा है, मसल्स जा रहे हैं, तो वो आपको जो स्टार्वेशन और कैकेक्सिया आता है वो बीमारियों के अलावा इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम कर देता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो क्या कैंसर पेशेंट्स को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए? तो ये जो हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एज अ जनरल पब्लिक, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कम से कम 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल है, जो कि एक नॉर्मल जीवन के दौरान रिक्वायरमेंट होती है। कैंसर पेशेंट्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? सप्लीमेंट्स, भोजन में भी बहुत कुछ प्रोटीन वाला है। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो अंडे हैं, फिश है, चिकन है, वेल कुक्ड ले सकते हैं। आप शाकाहारी हैं तो आप दालें ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चने का सत्तू बहुत पौष्टिक होता है, सोयाबीन चंक्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। मैं घी भी बहुत अपने पेशेंट्स को घी के लिए भी प्रेरित करती हूँ, क्योंकि कैलोरी डेंस फूड है। आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है, छोटे से अमाउंट में ज़्यादा कैलोरीज कंप्लीट कर सकता है। तो यही सब न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करते हैं कि आपको अच्छी डाइट रखनी। फिर हाइड्रेशन, अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहती है तो फटीग कम होता है। अच्छा, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में एक थकान कि सुबह से शाम तक आते आते मन नहीं करता किसी से बात करने का, थका थका फील करते, तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होता तो कई बार हम कार्निटिन बेस्ड सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो कि थोड़ा सा फटीग को फाइट करने में हेल्प करते हैं। ओके। फिर तीसरी चीज़ है कि आपकी स्किन एंड बाकी हाइजीन है ना, खासकर रेडिएशन क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगा सकते हैं स्किन पे, क्या नहीं लगा सकते हैं, पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप अपने आप ही ना कुछ लगा के डैमेज कर। तो क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं? ज़्यादातर हम तेल बेस्ड चीज़ें अवॉइड करते हैं रेडिएशन में, क्योंकि उसमें चमड़ी में रेडिएशन का प्रभाव थोड़ा तीव्र हो जाता है। अगर आप स्किन के ऊपर अगर ऑयल्स और ये सब चीज़ें लगाएंगे तो हम ड्राई चाहते हैं स्किन को, तो अगर कुछ लगाना भी होता है तो कुछ रेडिएशन में सेफ कुछ मेडिकेशन होती है वो हम खुद प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जब रेडिएशन हो रहा है उस दौरान ये सब अवॉइड करना है, या ओवरऑल आपको मॉइस्चर से, तेल से दूर? रेडिएशन के दौरान इन सब चीज़ों से बचना है। महिलाओं के कैंसर हो या इन जनरल कैंसर हो, उससे अब जंग जीती जा सकती है और बहुत सारे मरीज ठीक होकर कैंसर फ्री लाइफ जीते हैं। लेकिन ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव कितने हैं और अपनी बॉडी को लेकर जागरूक कितने हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की है महिलाओं को उनके कैंसर के बारे में अवेयर करने की। उम्मीद है आप इन गाइडलाइंस को इनको फॉलो करेंगे और जब ज़रूरत होगी तो अपना टेस्ट करने से नहीं हिचकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।